नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कहानियों का पिटारा में स्वागत है। हर दिन नई नई कहानी लेके आप लोगों के सामने आएंगे, वादा करते हैं। अब बस इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो सुनिए आज की कहानी। आज की कहानी मरीचिका है। बीती रात गांव का कोई सो नहीं सका। आज कोई चाटुज्य गिन्नी की नातिन को देखने आएगा, लेकिन ये नींद न आने का एकमात्र कारण नहीं है। एक छोटा सा गांव, मुश्किल से 50 परिवार होंगे। सभी को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया। इस गांव का कोई परदेश नहीं गया, ना किसी ने नौकरी की, ना उसकी ज़रूरत पड़ी। उनके पास जो ज़मीन जगह है उसी को इधर उधर करके सभी का गुजारा चल जाता है। इस गांव के बाहर के बारे में किसी को कोई पता नहीं। वे इस बारे में दिलचस्पी भी नहीं रखते। इसलिए जब उनको पता चला कल कि आज कोई लड़की देखने आएगा, वो भी शहर से, तो सभी ने खाने पीने से ज़्यादा उनको देखने के लिए उत्साहित हो गया। और लड़का स्वयं आ रहा है। ये भी एक आश्चर्य की बात है। इस गांव में इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। कल रात को बैलगाड़ी उसे लाने स्टेशन पहुँच गई। इस कार्यक्रम के लिए राय परिवार का बैठक खाना चुन लिया गया, क्योंकि चटर्जी परिवार का इस प्रोग्राम के लिए उपयुक्त घर नहीं है। लोगों के मनोरंजन के लिए गांव का ही एक एमेचर ग्रुप थिएटर को भी बुलाया गया। वे कुछ दिनों से रिवाज कर रहे हैं। एक लड़का कुछ दिन पहले इस गांव के बाहर अपने मामा के घर गया था। उसने रिकॉर्ड प्लेयर का एक गाना सुना। गांव के सामने पहले ही वो गाना कई दफ़ा गा चुका है। आज उस शहरी लड़के के सामने सुनाएगा। सुबह से ही कई लोग वहाँ मौजूद है और अपने अपने ज्ञान के अनुसार शहर के बारे में बक रहा है। विश्वास जी ने अपने रिश्तेदार से कई बार शहर के बारे में सुना। उसी को ही थोड़ा रंग चढ़ा के मसला डाल के सुना रहे थे। पाठशाला के गुरु बोलता है, वो देखो आ गया। सब ने देखा। गुरु बोलता है, शहर का आदमी है, रास्ता शायद खराब है, इसलिए अच्छे रास्ते से घूम के आ रहा है। सब ने देखा पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि वास्तव में वो लड़का आ रहा है। आखिर में वो आ ही गया और सभी हैरान रह गए। लड़का गोरा है, लंबा है, पंजाबी पहना है और आंखों में चश्मा लगाया। उम्र लगभग 25 साल या कुछ ज़्यादा होगी। बुजुर्ग विश्वास जी से अपनी पहली ट्रेन मिस होने की दास्तान सुना रहा था और सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। पहले तो जदू अपना कीर्तन सुनाता है, उसके बाद दुलाल ने श्यामा संगीत, कोई बेहाला बजाता है, उसके बाद रिजिया और बख्तियार, उसके बाद सातकरी मुखर्जी अपने 3 बेटों को साथ लेके आते हैं। सातकरी ने थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई की है, लेकिन जो भी उसके खेत में उगता है वो परिवार चलाने में काफ़ी है, इसलिए कभी नौकरी नहीं की। लेकिन उसका एक शौक़ है गाना, इसलिए उन्होंने अपने 5 बेटों को शिक्षा तो नहीं दी, लेकिन गाना जरूर सिखाया। इसलिए जब भी सुनते हैं कि गांव में कहीं मजलिस की व्यवस्था हुई और बाहर से कुछ लोग आने वाले हैं, वे अपने बेटे को और एक पुराना बेहाला लेके पहुंच ही जाते हैं। वे बैठते बैठते महसूस करते हैं कि कुछ लाना भूल गए। अपने दूसरे बेटे को कहता है कि बेटा जाओ, राजन का बैग लेके आओ, मैंने भूल गया। बसंत अपने पिता का आदेश पालन करता है, लेकिन कहीं और होता तो जरूर नहीं करता। आज बात अलग है। इस शहरी लड़के के सामने ऐसा ही मुनासिब है। सातकरी कहते हैं, आजकल घेनू बहुत अच्छा गाता है। रासमणी का गाना मैंने सुना, उससे बुरा नहीं गाता। बेटा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, गलती से राजन लाना भूल गया, वरना अभी तक शुरू हुआ था। पद्मलोचन इस गांव का पुरोहित है। वो गाना के बारे में कुछ नहीं जानता। सातकरी को खुश करने के लिए बोलता है, क्या मैंने उसका गाना नहीं सुना? आह क्या साधना है, क्या आवाज है। पूजा के वक्त माहिम के घर सुना। अपने 3 बेटे के बीच सातकरी बैठा है। राजन भी आ गया।
गाना शुरू कर दिया गया। एक गाने के बाद सातकरी कहता है, बेटा और है। गौर से वो अपने बेटे को देखता है, फिर बाकी लोगों को। एक के बाद एक कई गाने गा चुके हैं। अब अपने बड़े बेटे को कहता है एक विशेष गाना गाने को। मनु, उस गीत को गाओ जो तुमने पिछली बार गाया था। उसके बाद दूसरे बेटे को फिर से गुजारिश करता है। सातकरी और उसके बेटों के आने के बाद गांव के और किसी के पास अपने आप को दिखाने की गुंजाइश नहीं है। सातकरी ने खुद से फरमाइश करके, खुद ताली बजा के कार्यक्रम को हिट कर दिया। लेकिन कुछ ही वक्त में वो शहरी लड़का बातों बातों में कॉलेज के टॉपिक पर आ गया। उसने हाल ही में कॉलेज में भर्ती हुआ। उम्र कम है, दिखने में भी अच्छा है, लेकिन फिर भी इन देहाती लोगों के साथ बात करना दिलचस्प महसूस करता है। उसकी अंग्रेजी मिली हुई धमकी ने सातकरी को डरा ही दिया। लड़का बता रहा था, इस गांव के कौन क्या जानता है, शिक्षा के बिना कोई भी देश ऊपर नहीं आ सकता। आज लड़कियां भी कॉलेज जा रही है, वे MA BA पास कर रही है। क्या वो जमाना आज रहा? इस गांव के किसी ने महिलाओं के उच्च शिक्षा के बारे में कभी सुना नहीं। कैलाश जी कहते हैं, आप क्या कर रहे हो बेटा? महिलाएं MA BA पास कर रही है? हमने तो कभी सुना नहीं। आप इस गांव में रह के क्या सुनेंगे? जहाँ लड़कों के पास शिक्षा नहीं है, वहाँ महिलाओं के शिक्षा के बारे में आप क्या सोचेंगे? एक और बार सातकरी को झटका लगा। न केवल अपमानित, हैरान भी हो गए। 5 बेटों में से किसी को शिक्षा नहीं दी। अब तक वो जानते थे किसी का संगीत का ज्ञान है तो समाज में सम्मानित किया जाता है। इसी ज्ञान के अनुसार उन्होंने अपने बच्चों को बनाया। कुलबिया के बाहर अलग रियाज है, उनको नहीं पता था। वो चुपचाप अपनी बेहाला को बक्से में रखता है और राजन का बैग बड़े बेटे के हाथ में देता है। कुछ वक्त बाद सबको खाने के लिए बुलाया जाता है। हाँ, ये व्यवस्था सभी के लिए। लड़का पहली बार दुल्हन का घर देखता है और देखकर निराश हो जाता है। 3 बड़े बड़े कमरे, कुछ फलों के पेड़, एक तालाब। दुल्हन की नानी घर की मालकिन है। उन्होंने इज्जत से खाने पीने की व्यवस्था की है। धीरे धीरे समय बीत गया, दोपहर हो गया। शहरी लड़का गांव वाले के खाने की काबिलियत देखकर दंग रह गया। एक 15 साल का लड़का कितना खाया। उसका 3 वक्त का खाना था। शाम के 5 बजे कैलाश जी ने आके बोला, बेटा एक बार लड़की को देख लो, गलत मत समझो, हम एक परिवार बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि लड़की तुम्हें पसंद आएगी, लेकिन तुम्हारा नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि ये एक शहर नहीं है, देहाती गांव है। तुमको उसे मान लेना पड़ेगा। चलो बेटा। चंडी मंडप में फिर से भीड़ जुटी। ये एक त्योहार जैसा लगता है और बड़े लंबे समय के बाद ऐसे कोई व्यवस्था की गई, लड़के को ऐसा लगता है। वरना एक लड़की देखने जैसी कार्यक्रम में इतने सारे लोग खामोखा इकट्ठा क्यों होंगे? लड़का लड़की को देखकर खुश होता है। लड़की स्वस्थ है, सुंदर है, गोरी है। नहीं, ठीक गोरी नहीं कह सकते, लेकिन उसे काली भी नहीं कहा जा सकता। आंखें तो बहुत ही सुंदर है। केवल उसके हेयर स्टाइल ने लड़के को निराश कर दिया। ये आज का नहीं है। ये स्टाइल तो शहर से कई साल पहले जा चुका है, लेकिन फिर भी इन लोगों को लगता है ये मॉडर्न स्टाइल है। और शरीर में इतने गहने क्यों है? गहने के वजन से लड़की तो झुक गई। नानी माँ ने कहा, तुम मेरे नातिन जैसी लड़की नहीं पाओगे, मैं ये दावे के साथ कहती हूँ। उसकी माँ हमें छोड़ के चली गई जब वो 3 महीने की थी। तब से वो मेरे ही साथ है। उसके बिना मेरा भी कोई नहीं है। उसके पिता खबर तक भी नहीं लेता। उसने तो फिर से शादी कर ली। अब उसके और भी बच्चे हैं। वो यहाँ आता भी नहीं। मैं उसे तुम्हारे हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाऊंगी। जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए छोड़ा वो जीवन के लिए काफ़ी है। नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हमारे परिवार में किसी ने नौकरी की ही नहीं। क्या इस गांव में से किसी ने नौकरी की है? आपका परिवार तो अलग ही है। आप हमारे मालिक थे।
ये जो जमीन तुम देख रहे हो रतनपुर तक, सब इस परिवार की है। लेकिन इस परिवार पे कोई और नहीं होने के कारण खेती बाड़ी का काम नहीं हो पा रहा है। अकेली गिन्नी माँ ये सब कैसे नियंत्रित करेगी? वरना 60-70 बीघा खेती योग्य जमीन, अगर कोई खेती कर सकता है, चिंता किस बात की है? या जो भी लोग दिख रहे हैं ये सभी उनके प्रजा है। लड़के का नाम सुरेन। खाना खाने के बाद उसने वो जमीन देखी। शहर में रहना अब मुश्किल हो गया उसके लिए, और शिक्षा पूरी करने के बाद एक नौकरी मिलना उससे भी मुश्किल है। इसलिए वो सोचता है अगर ये मिल्कियत संपत्ति उसके हाथ लगती है तो प्रदर्शित शहर के बजाय इस शांति के गांव में एक चैन की जिंदगी मिलेगी उसे, सुरेन सोचता है। उसने पूछा भट्टाचार्य जी से, ये जमीन क्यों खाली पड़ी है? मैंने तो आपको पहले ही कहा, कौन खेती करेगा? अगर भगवान ने आपको साथ विवाह की व्यवस्था की है तो आप करेंगे? क्या आपको कमाई के लिए कोई नौकरी की जरूरत होगी? एक राजा की तरह 7 पीढ़ियों ने दूध दही पी के अपना जीवन बिताया, आप भी करेंगे? सुरेन मेस के बारे में सोच रहा था, बिना खिड़की के छोटे से कमरे के बारे में सोच रहा था। कभी ठीक से हवा भी नहीं आ सकती है। बेस्वाद खाना, एक दल का खाना होते ना होते ही दूसरे दल को बैठना पड़ता है। तिल चट्टे दीवार पर उठते रहते हैं। दूसरी बात, यह सभी अपने लोग होंगे, वे सब कुछ मेरे आदेश के अनुसार करेंगे। वह एक निम्न मध्यम वर्ग का लड़का है। ये सब उसके लिए स्वर्ग की तरह लगते हैं, कल्पना से भी परे है। क्या गलत है? पढ़ाई करके क्या होगा? ये उससे बेहतर है। फिर से उसने भट्टाचार्य जी से पूछा संपत्ति के बारे में। वे किस प्रकार के पेड़ हैं? क्या तालाब मछली उत्पादन में सक्षम है? शाम का वक्त है, गाय घर वापस जा रही है, पक्षी तार के पेड़ों में खेल रहे हैं। सुरेन अकेले चलना चाहा। वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, लेकिन कैलाश जी उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहते। आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद इस तरह का एक श्रोता उन्हें मिल गया। वे उसे कैसे छोड़ सकते हैं? ये है रतनपुर के खेत। एक वक्त इस खेत से बहुत रुपए कमाए गए, लेकिन अब लोग गिन्नी माँ को धोखा दे रहे हैं। आप सब कुछ संभालेंगे? शाम के बाद सभी चंडी मंडप में फिर से आए। सुरेन ने भी इस गांव के लोगों के साथ खुद को मिला लिया और गाना बजाने के साथ खुद शामिल हो गया। वो सातकड़ी से ब्याहला बजाने का अनुरोध करता है और वो बार बार सुनता है और उनके बेटों की प्रशंसा करता है। सातकड़ी कहता है, बेटे के लोग मुझे एक अनुरोध किया, वे एक नाट्य दल बनाएंगे, आपको कुछ दान देना पड़ेगा। वो बस कुछ और कहने जा रहा था, कोई और आता है और सबको नमस्कार करता है। सातकड़ी ने कहा, आओ मास्टर बैठो। क्या आपका स्कूल पूरा हो गया? बेटे सुरेन, आप उसे नहीं जानते, उन्होंने बगल के गांव में एक स्कूल खोला। बहुत अच्छा मास्टर है वो, हर रोज एक बार निभा को इंग्लिश सिखाता है। मास्टर अपनी दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। सुरेन उसे देखकर लगाव नहीं महसूस करता। उसके बालों में इतना तेल लगा है कि अभी भी कान के नीचे से झड़ रहा है। हाँ, वो अंग्रेजी के शिक्षक है, केवल यही एक अच्छी खबर है, और निभा को उसके द्वारा शिक्षित किया जा रहा है। मास्टर अपने क्रेडिट का वर्णन कर रहा था। इसका मौका कौन छोड़ता है? उन्होंने निभा को कैसे वर्णमाला सिखाई, कैसे उसे लिखना सिखाया। मास्टर के संवाद और बर्तनी को सुनकर निभा की शिक्षा के बारे में कुछ तो अंदाजा हो ही गया, लेकिन वो क्या करे? इस जाहिल देहाती लड़की के बिना उसके पास कोई चारा भी नहीं। अगर वो मेस के देय बिल का भुगतान ना कर सका तो उसे छोड़ना पड़ेगा। हर जगह केवल उधार और उधार। शहर में रहना उसके लिए मुश्किल हो गया। खुशकिस्मती से इस लड़की के पिता का एक दोस्त ने उसे बताया, वो भी उस मेस में रहता है। सुरेन यहाँ उनकी चिट्ठी लेकर आया। वो कॉलेज में पढ़ा लिखा, शायद इस परिवार की कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन एक समस्या है। अब भी उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि किसी ने उससे पूछा भी नहीं। वो बहुत गरीब आदमी है, यहाँ तक कि उसके पास अपना कोई घर भी नहीं है, ना कभी था। उसके पिता ने
पूरी ज़िंदगी अपने ससुराल में गुजार दी। सुरेन समझ लिया दुल्हन की नानी और शायद दुल्हन भी एक खुशहाल बेहतरीन ज़िंदगी के लिए एक शिक्षित शहर के लड़के की उम्मीद की थी। उन्होंने सोचा कि लड़की शहर में रहेगी, मोटर गाड़ी चलेगी वगैरह वगैरह। असलियत यह है कि सुरेन के द्वारा ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ये जो कपड़े पहनकर उसने अपने आप को अमीर हैंडसम दिखाने की कोशिश की, इनमें से कुछ भी उसका अपना नहीं है। ये सब उसने किसी तरह से दोस्तों से लाने में कामयाब रहा, वरना उसके पास एक अच्छे परिवार में पहनकर जाने के लिए लायक कपड़ा भी नहीं है। अगर ये परिवार खोज भी ले तो ये हकीकत उसके सामने कभी नहीं आएगी, क्योंकि सुरेन की मामा का परिवार सचमुच अमीर है। उसके माँ बाप उस परिवार में नौकर की तरह रहते हैं। दुल्हन का परिवार बहुत ही सरल है। हो सके कि ये असलियत का पता वो कभी कर ही नहीं सके। सुरेन इन सभी सोच विचार के बाद यहाँ आया था। उसने उस शख्स से सब कुछ सुना। उसने सोचा कि उसके जीवन की हर समस्या इस संबंध से हल हो जाएगी। बुढ़ी औरत के सब कुछ सुरेन के पास आ जाएंगे, लेकिन अब नहीं, उसकी मौत के बाद। अगर वो इस संबंध को हकीकत को छुपा कर करता है तो हो सके किसी को कभी भी पता ही ना चले, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसकी पत्नी उसका सम्मान नहीं करेगी। अपने पिता की ज़िंदगी में देखा, पूरी रात वो इस बारे में सोचता रहा। आसानी से ये सब उसके हो सकते हैं। अगली सुबह वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कैलाश जी आते हैं और अपने घर ले जाते हैं। कोई आपत्ति नहीं सुनी। उन्होंने कहा, मैं मछली का एक साधारण सा भोजन बनाऊंगा, ट्रेन पकड़ने के बारे में मत सोचो, वो मेरी जिम्मेदारी है। हमारे एक परिवार के सदस्य बनने जा रहे हो, तुमको बिना खिलाए छोड़ नहीं सकता। व्यवस्था सुबह सुबह हो गई थी। सब कुछ चाटुज्य परिवार से आया था। कल रात उनके तालाब से मछली पकड़ी गई। वहाँ चाटुज्य गिन्नी भी मौजूद थी। बहुत सावधानी से खाना परोसा गया। सुरेन पसंद आ गया था उनको। दिखने में अच्छा है, शिक्षित है। अगर सुरेन निभा से शादी करता है तो निभा जिंदगी में खुश होगी। क्या वो इतनी खुश नसीब है? उन्होंने सोचा। रास्ते के लिए कुछ आम, कुछ पपैया और कुछ नारियल देती है। एक नौकर स्टेशन तक उसके साथ जाएगा। भी ठीक कर दिया गया। भाई, तुमको मेरी नातिन से शादी करनी ही पड़ेगी। तुमने तो उसको देखा है, वो बुरी नहीं है। तुम अपने पिता को आशीर्वाद देने के लिए जल्द से जल्द भेज दोगे, मुझसे वादा करो। और जाते ही एक चिट्ठी भेजना। उसके जाने के बाद 3-4 दिन हर एक ने उसके बारे में चर्चा की, केवल सातकरी को छोड़कर। सभी ने सुरेन को बहुत पसंद किया। कैलाश जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। वे हर किसी से सुरेन के बारे में बता रहे थे। 1 हफ्ता बीत चुका। सभी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ना कोई चिट्ठी, ना उसकी कोई खबर आई। चाटुज्य गिन्नी बेचैन हो पड़ी। उन्होंने 12 दिन के बाद कैलाश जी के द्वारा सुरेन को एक चिट्ठी भेजी। कुछ दिन और इंतज़ार किया, लेकिन उस चिट्ठी का भी कोई जवाब नहीं आया। कैलाश जी के सामने चाटुज्य गिन्नी आकर रो पड़ी। कैलाश जी का बड़ा बेटा राम एक वक्त किसी नवीन के साथ 3-4 बार शहर में व्यापार के लिए गया था। उसे सुरेन से मिलने के लिए शहर भेजा गया। 3 दिन बाद राम वापस आया। शहरी बाबू ने उसके माध्यम से एक चिट्ठी भेजी। वह उसे अपने पिता को देकर खामोश खड़ा रहा। कैलाश जी चिट्ठी खोलते हैं और पढ़ते हैं, सुरेन अब जिंदा नहीं है। यहाँ से लौटने के बाद सुरेन अपने पिता से मिलने और शादी के बारे में बताने मामा के घर गया था। वहाँ कलेरा से उसकी मौत हो गई। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगले महीने निभा की शादी तय की गई। उसी चंडी मंडप को दूल्हे के आसन के लिए फिर से सजाया गया। छोटे बच्चों से लेकर बड़े
सभी लोग धीरे धीरे आ रहे थे। आज चटुज्जे गिन्नी ने सबको आमंत्रित किया, सभी तबके लोगों को। कैलाश जी आज बहुत व्यस्त है क्योंकि चटुज्जे के तालाब की मछलियाँ छोटी है, इसलिए उन्होंने निकेरी को मछली देने का आदेश दे दिया। मछली अब भी नहीं पहुंची। शाम को दूल्हा और उनके रिश्तेदार आए। पास में ही रहते हैं, केवल 2 स्टेशन का फासला। उन्हें एक डोली और 5 या 6 बैलगाड़ी लाने के लिए चली गई थी। इनमें से ज़्यादातर बुजुर्ग है, 1 या 2 छोटे लड़के भी दिखे गए। या दूल्हे को रिसीव करने के लिए चंडी मंडप में इंतजार कर रही थी। कैलाश भट्टाचार्य की पत्नी भी उनमें शामिल है। चटुज्जे गिन्नी भी इंतजार कर रही थी। दूल्हे की डोली आई है। डोली से दूल्हा निकला। आज से पहले दूल्हे को किसी ने नहीं देखा। उसके ताऊ ने इस रिश्ते के लिए बातचीत की थी। उम्र शायद 40 साल। एक रनवा है, गोरा नहीं लेकिन काला भी नहीं। स्वास्थ्य भी है लेकिन सामने की तरफ से गंजा भी है। चटुज्जे गिन्नी काफ़ी देर तक डोली की ओर देख रही थी। लड़कियों की चिल्लाहट से उन्हें होश आया। वो जानती थी कि सुरेन नहीं आ रहा है, वो नहीं आ सकता। न जाने क्यों वो निराश थी। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों।